तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते से, जो देहरादून की पुलिस है उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वजह थी 3 लाशें, 3 अलग अलग लाशें, उम्र भी अलग, जगह भी अलग। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि लाशों के बीच कोई संबंध है। जांच पड़ताल करते रहे पुलिस वाले, परेशान रहे बेचारे, अलग अलग जिलों की खाक छानते रहे। अंत में जब पूरी कहानी निकल के सामने आई, कत्ल की गुत्थी सुलझी, तब जो वजह निकल के सामने आई वो भी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुनिए तब आप जानेंगे। देहरादून में एक जगह लगती है पटेल नगर, और इसी साल 2024 के इसी जून महीने की चंद दिन पहले की बात है, यानी यही जो हफ्ता चल रहा है इसी हफ्ते की। इसी पटेल नगर में एक पेट्रोल पंप है और इसी पेट्रोल पंप के पास एक फैक्ट्री है जिसे कहते हैं बड़ोवाला फैक्ट्री। इसी बड़ोवाला फैक्ट्री में फर्नीचर की फैक्ट्री है बेसिकली। एक नाला बहता है उधर से। अब उस नाले से अचानक से बड़ी अजीब बदबू आ रही थी। आमतौर पे कोई चीज़ सड़ती है तो उसकी बदबू आती है और नालों से बदबू आती है, लेकिन जो बदबू थी बड़ी अजीब थी, जैसे कोई जानवर मरा हो, सड़ रहा हो। अब आसपास के तमाम लोग जब देखते हैं, खासकर पेट्रोल पंप था तो जो भी आता तेल वेल डलवाने वो पेट्रोल पंप वालों से टोकता कि यहाँ पे बड़ी बदबू आ रही है। अब कुछ देर तक पेट्रोल पंप के जो कर्मी थे उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हुई चीज़ें तो उन्होंने जाके देखने का फैसला किया। लगभग 3-4 लोग जाते हैं उस नाले के पास। जाने के बाद जब देखते हैं वहाँ पे उन्हें एक लाश दिखाई देती है। लाश एक छोटे से बच्चे की, जिसकी उम्र अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो बामुश्किल 1 साल या उससे कम। अब ये चीज़ जब आसपास के लोग देखते हैं, पेट्रोल पंप के कर्मी देखते हैं, फ़ौरन परेशान उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। क्योंकि आपस में ये बातें हो रही थी कि किसी ने अपने बच्चे को यहाँ फेंक दिया। कोई ऐसी महिला जो ना चाहते हुए माँ बनी, फिर उसने बच्चे को यहाँ फेंका। अब लाश सड़ रही है उस बच्चे की। पुलिस भी भागी भागी आई, शाम का वक्त हो चुका था। आने के बाद पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उस बच्चे की लाश को बाहर निकाला। निकालने के बाद तमाम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कितना भागा बच्चा था, और उस माँ को भी कोस रहे थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि किसी ने जन्म दे के यहाँ बच्चे को फेंक दिया, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। ये तमाम चीज़ें चल ही रही होती। इसी दौरान पुलिस वालों की नज़र एक दूसरी चीज़ पे जाके ठहरती है, और उसे देखने के बाद तो और बदहवास। वहाँ पे एक लगभग 13 से 14 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। अब पहले एक बच्चे की लाश, उसके बाद एक 13-14 साल की लड़की की लाश। जैसे ही उसे देखा, देखने के बाद बदहवास पुलिस वाले फ़ौरन जैसे तैसे करके उस लाश को भी बाहर निकालते हैं। दोनों लाशों को देखने के बाद आसपास के लोगों का परसेप्शन बना कि जो बच्चा है इसी लड़की से हुआ होगा, और लड़की ने फिर यहाँ उस बच्चे समेत जान दे दी। अब ये थ्योरी आसपास के लोग बना रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को तो पुख्ता सबूत चाहिए था, और साथ ही अभी ये भी पता करना था कि आखिर ये लड़की कौन है। देखते देखते रात हो गई। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, उस इलाके की तफ्तीश करते रहे, लेकिन कहते हैं कि उस इलाके में कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जो इंसानों पे भी हमला करते हैं, और रोशनी की भी कमी थी। लिहाजा पुलिस वाले दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। साथ ही आसपास के तमाम ज़िलों से कांटेक्ट करते हैं कि किसी के घर की कोई ऐसी लड़की गायब हो जिसकी उम्र 13-14 साल हो, तो एक बार आए और आने के बाद हम लोगों से संपर्क करें। अभी आसपास के थानों में पूछने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करने बैठ गए, आपस में डिस्कस करने बैठ गए कि भाई क्या किया जाए। देखने से मामला सुसाइड का लग रहा था, चूँकि एक लड़की 13-14 साल की, साथ ही एक बच्चा लगभग कुछ महीनों का। तो फिर आसपास के लोगों को और लगभग पुलिस वालों को भी यही लगा कि शायद ये मामला सुसाइड का है, और दोनों माँ बेटी हैं। इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, साथ ही जांच पड़ताल करते रहते हैं पुलिस वाले। आसपास के थानों में जितनी मिसिंग कंप्लेन है उसको मंगवाते हैं। रात पूरी बीत जाती है, सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद पुलिस वालों ने ये सोचा कि चलो कम से कम उस जगह पर पड़ताल कर लें, क्या पता कोई सबूत या फिर कोई और चीज़ मिल जाए।
यानी जैसे लड़की है, हो सकता है उसके पास कोई बैग वगैरह हो, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ गिरा हो, रात में ना दिखा हो सकता है कोई आधार कार्ड वगैरह मिल जाए या फिर कोई और चीज़ मिल जाए, कोई फ़ोन वगैरह मिल जाए। तो कम से कम इन दोनों बच्चियों के मौत की गुत्थी को हम सुलझा लेंगे और कम से कम इनके परिवार वालों को इत्तला कर देंगे ताकि वो लोग आएँ और बॉडी ले जाएं और अंतिम संस्कार करवा दें। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने उस जगह पे फिर से जाते हैं। जाने के बाद पूरे इलाके की तफ्तीश करते हैं, सर्च करते हैं, और जैसे ही सर्च करते हैं एक और चीज़ पुलिस वालों को खींच लेती है, और उसे देखने के बाद तो इस बार पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। दरअसल वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक और लाश थी, और ये लाश एक 30 से 40 साल के बीच की महिला की थी। अब जैसे ही उस महिला की लाश पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद सन कि चूँकि अब तक जो मामला उन्हें लग रहा था कि एक लड़की शायद अपने बच्चे के साथ आई और आने के बाद यहाँ सुसाइड कर लिया, अब यहाँ पे एक महिला की लाश कैसे? क्या ये महिला इन दोनों लाशों से कोई संबंध रखती है, या फिर ये अलग केस है, वो अलग केस है, या फिर इस महिला का इनमें से किसी एक बच्ची से कोई संबंध? अब पुलिस वाले उलझ गए, क्योंकि अब तक मामला ओपन एंड शट था। अब तीसरी लाश ने पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। पुलिस वालों ने उसको भी कब्जे में लिया और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। इधर जांच पड़ताल, तफ्तीश, ये तमाम चीज़ें होती रही। इधर आसपास के थानों को फिर से इत्तला किया गया कि भाई एक और महिला है, तो क्या किसी घर की कोई महिला भी गायब है? अगर ऐसी कोई कंप्लेन हो तो भी आप बताइए। साथ ही लाशों की हालत ऐसी थी कि उनकी शकल सूरत का कुछ अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि लाशें लगभग कई दिन पुरानी थी, 2 से 3 दिन की लाश थी और गर्मी की वजह से बुरी तरह सड़ चुकी थी। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और फिर से इस केस को एक नया एंगल देते हैं, और ये सोचते हैं कि कहीं किसी ने इन तीनों को यहाँ मार के फेंका तो नहीं। पुलिस वाले अब पूरे इलाके को फिर से खंगालते हैं, आसपास के इलाकों की फिर से तलाशी लेते हैं, वहाँ पे जो जो चीज़ें मिली उनको अपने कब्जे में लेते हैं, चाहे वो कोई बैग हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे कुछ, चाहे कोई कागज़, चाहे कोई रसीद। अब चूंकि वो नाला था तो वहाँ पे बह के और भी चीज़ें आई थी, इस वजह से एक दिक्कत और भी थी कि पता कैसे चले कि कौन सी कागज़ या फिर कौन सी बैग या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट इस महिला और इन बच्चों से संबंध रखता है और कौन सा नहीं रखता, कौन पहले है, कौन बाद में आया, तमाम सवाल। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। इसी दौरान वहाँ पे एक बैग मिलता है। बैग पे मुंबई के एक ज्वेलर का एड्रेस लिखा था। अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो भैया यहीं पता कर ले, क्या पता यहीं कुछ मिल जाए। अब पुलिस की एक टीम उस ज्वेलर से कांटेक्ट करती है। करने के बाद कहती है कि क्या आपने किसी महिला को जिसके पास एक बच्चा और एक 12-13 साल की लड़की, ऐसी किसी महिला को कोई सामान बेचा है? उस आदमी ने कहा कि नहीं साहब, मैंने तो ऐसे किसी आदमी को नहीं बेचा, और बेचा भी होगा तो मुझे याद नहीं है। साथ ही ये भी पूछा कि क्या किसी का ऐसा कोई बिल आपने बनाया जिसका संबंध देहरादून से हो? उस ज्वेलर ने फिर मना कर दिया, कहा कि नहीं, मेरी जानकारी मुझे कुछ याद नहीं। अब इस पर पुलिस वालों ने पूछा कि भाई आपकी बैग मिली है? उस पर उसने एक जवाब दिया, कहा कि साहब मैंने किसी को मान लीजिए सामान दिया, उस सामान को उसने किसी को गिफ्ट कर दिया, या फिर उस सामान के बैग को किस काम में लगाया, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। पुलिस वालों को लगा कि भाई बात तो ठीक है, अब ये भी नहीं पता कि ये बैग कब की है, कब उसने सामान लिया होगा, इसी ने लिया या फिर किसी और ने लिया, तो यहाँ से कुछ बात बनने वाली है नहीं। और जांच पड़ताल करते हैं। जब और जांच पड़ताल करते हैं तो वहीं पे एक और बैग मिलती है। पुलिस वालों ने कहा कि चलो भाई इस बैग को भी देखा जाए। इत्तफाकन जब उस बैग को खोला तो उसमें से टिकट निकली बस की। जब बस की टिकट निकली तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो इसको भी देख ले। जब उस टिकट को देखा तब पुलिस वालों की आंखों में चमक आई, क्योंकि उस टिकट पे 3 लोगों की टिकट थी, एक महिला की, एक बच्ची की और एक नाबालिग लड़की की। अब जैसे ही ये तीनों टिकटें पुलिस वालों ने देखी, फ़ौरन अब आंखों में चमक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेटेबल तो थी कि एक महिला है और एक बच्ची की लाश और एक छोटे मासूम बच्चे की, इधर ये टिकट भी। अब पुलिस वालों ने चेक किया कि भाई ये टिकट कहाँ से कहाँ की है। पता चला ये टिकट एक जगह लगती है नाहटौर, और इसी नाहटौर से बिजनौर के लिए टिकट थी। अब पुलिस वालों ने ISBT बिजनौर के बस अड्डे के CCTV फोटोज़ चेक किए कि शायद यहाँ उतरी तो कहाँ गई।
या फिर कोई रिसीव करने आया या नहीं आया। अब जब ISBT बिजनौर के यानी देहरादून के CCTV फोटोज़ को चेक किया तब वहाँ उन्होंने एक लड़के को देखा। लड़का एक ग्लैमर बाइक पे आता है और आने के बाद इस महिला को और उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। पुलिस वालों ने जैसी ये चीज़ देखी, देखने के बाद फ़ौरन पता किया कि ये लड़का कौन है। जब पता किया तब पता चला कि ये लड़का जो है यही बगल की फैक्ट्री में काम करता है जिसके बगल ये नाला है। अब धीरे धीरे सारे तार जुड़ रहे थे। पहले यही नहीं पता था कि क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पता चला कि इस महिला का और इन बच्चों का संबंध यही बगल में काम करने वाले एक लड़के से है। फ़ौरन उसका नाम पता किया गया तो उसका नाम था हसीन और ये भी बिजनौर का रहने वाला था। अब इत्तेफाकन जब ये भी बिजनौर का और बाइक पे बैठा के CCTV में कैद भी हुआ, पुलिस वालों ने अभी कल हसीन को उठाया और उठाने के बाद उससे पूछताछ करी। अब जब पूछताछ करी तब पूछताछ में हसीन ने अपना मुंह खोला और एक कत्ल की ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आदमी कैसे कैसे काम करता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2 साल पहले। दरअसल 2 साल पहले इसी बिजनौर में एक तलाकशुदा महिला रहा करती थी जिसका नाम था रेशमा। रेशमा की शादी हुई, शादी ज़्यादा दिन चली नहीं, शौहर ने तलाक दे दिया। लेकिन उस पति से एक बिटिया थी। रेशमा अपनी बिटिया के साथ इसी बिजनौर में रहने लगी। इसी दौरान वहीं पे हसीन भी रहता था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हुई, महिला भी अकेली, हसीन ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और शादी का लालच दे के उस महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगा। फिजिकल रिलेशन बनाया, बात आगे बढ़ी। जो महिला थी रेशमा, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो इस बारे में उसने हसीन को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हसीन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम शादी करने वाले हैं तो जो होता है हो जाने दो। इसके बाद रेशमा ने एक बच्चे को जन्म दिया और ये साल 2023 के लास्ट में, नवंबर साल 2023 में रेशमा ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तब इस प्यार से भी उसको एक बच्चा हो चुका था। तो फिर रेशमा ने कहा कि अब तुम शादी कब करोगे। अब ये सवाल जब उसने हसीन से पूछा तब हसीन अब टाल मटोल करने लगा। शुरुआत में वो तैयार था, लेकिन जब महिला ने दबाव बनाया उसने मना किया। अब महिला भी यहाँ जिद पे अड़ गई और कहा कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी, तुमसे एक बच्चा है, इसको कहाँ प्रूव करूंगी कि किसका है, क्या है, कौन मुझे अपनाएगा और इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी। अब ये तमाम सवाल रेशमा पूछने लगी। अब इधर हसीन को भी लगा कि भाई पीछा छुड़ाना है। उसने कहा कि एक काम करो, तुम आ जाओ बिजनौर, यानी बिजनौर से देहरादून आ जाओ और यहाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब ये लाइन जब ये महिला सुनती है तो भाई खुश होती है, अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके निकलती है। निकलने के बाद टिकट से पहुंच जाती है देहरादून बस से और पहुंचने के बाद उधर जो हसीन था उसको अपनी बाइक से रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अपने कमरे पे लेके आता है। वही फैक्ट्री के पास उसका कमरा था। कायदे से फैक्ट्री में ही सोता था, एक तरह से समझे तो। फैक्ट्री में लेके आता है और आने के बाद इन दोनों को खिलाता पिलाता उसके बाद कहता है कि सो जाओ। बच्चा छोटा था, वो भी माँ का दूध पी के सो जाता, 8 महीने का मासूम। लड़की भी सो गई, इधर वो रेशमा भी सो गई। उसके बाद रात को जब ये सब लोग सो रहे थे, अचानक से हसीन उठता है और उठने के बाद उस महिला का गला दबाने लगता है। अब इससे पहले कि वो महिला कुछ समझ पाए, कुछ जान पाए, बड़ी ही बेरहमी से उस महिला का ये कत्ल करता है। अब महिला को मार चुका और दोनों बच्चों का क्या। उसे लगा कि अब इनको भी मार दो, नहीं तो कल को ये भी सर का दर्द ही बनेंगे, कोई देखेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद सबसे पहले उस बच्ची को मारता है जो 12-13 साल की थी, उसका भी गला दबाता है। उसके बाद फिर तकिए से उस 8 महीने के मासूम बच्चे के ऊपर इस कदर हमला करता है और तकिए से मुंह दबाता है। दम घुटने की वजह से वो 8 महीने का मासूम बच्चा भी वहीं मर जाता है। फिर ये तीनों लाशों को एक गद्दे में लपेटता है। लपेटने के बाद उसी नाले के पास लाके फेंक देता है। अब चूंकि कोई खोज खबर लेने वाला था नहीं, लाश वहाँ सड़ने लगी और नाला है तो कौन ही देखेगा। सड़ने के बाद वो लाश जब ऊपर थोड़ी सी आई तब लोगों ने देखा, फिर ये पूरी कहानी निकल के सामने आई। तो आप सोच के देखिए कि पहले कोई आदमी किसी से प्यार का नाटक करता है, फिर उससे रिलेशन बनाता है, उसको प्रेग्नेंट करता है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा जन्म ले तो फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी ही औलाद को मारता है, अपनी ही प्रेमिका को मार देता है। तो खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी
और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।